Is roll number 10 there? Anshita, can you tell me physical properties of metals? कैसे होते हैं metals, कैसे दिखते हैं? मैम डक्टिलिटी, मेटलिटी, मेलिएबिलिटी मेलिएबल होते हैं जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल होते हैं जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. और कोई प्रॉपर्टी? शाइनी मैडम, शाइनी, लफ्ट्रस भी बोलते हैं उसको. और गुड कंडक्टर ऑफ गुड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर. क्या मतलब होता है गुड कंडक्टर? मैम जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जब पास करे अपने से. वेरी गुड. आप किसी मेटल को जानते हो जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे? मरकरी मैडम. मर्करी. वेरी गुड. ओके. और नॉन मेटल्स के बारे में क्या जानते हो? मैम नॉन मेटल्स जैसे जैसे? मैम मैग्नीशियम. मैग्नीशियम तो मेटल है. जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे. कंडक्ट ना करे. तो कोई कोई एग्जाम्पल तो सोचो ना, फिर उस एग्जाम्पल एग्जाम्पल से आपको ये भी पता लगता है कि कार्बन. कार्बन. यस. तो कार्बन कैसा दिखता है? कैसा दिखता है कार्बन? देखा है आपने कार्बन? ब्लैक कलर का मैडम. ब्लैक कलर का. लेकिन आपको पता है जो डायमंड है वो भी कार्बन ही होता है. यस. ठीक है. तो पर नॉन मेटल है कार्बन. और इसमें ठीक है, जो कार्बन, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनी नहीं होते. ऑपोजिट टू मेटल्स उसकी प्रॉपर्टीज कर लो ना. मेटल शाइनी होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते. मेटल लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं. मेटल्स कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते हैं. ऑपोजिट जैसे आप कर सकते हो. ठीक है. प्लीज सेट. वेरी गुड. ओके. हुज रोल नंबर 7? रोल नंबर 7. If 7 is not there, roll number 8 can come. Ma'am, yes. Do you know what are metalloids? Ma'am, yes. क्या होते हैं? Ma'am, metalloids are certain elements which are hard, shiny, and having good thermal and electrical conductivity. तो फिर metals क्या होते हैं? मेटल्स जो हैं वो शाइनी, और जो हम आप अभी कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. मेटलॉइड वो होते हैं जिनके पास दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. दे शो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक. ठीक है. और एग्जाम्पल है इसके सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया. ठीक है. ये मेटलॉइड्स हैं. ठीक है. चलो बैठो. एटलीस्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए. केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ. जैसे सबसे पहले हम करते हैं मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस. ठीक है. पहले आपको 1 to 20 एलिमेंट्स आते हैं सबको? बताओ. यस और नो? 1 to 20. यस. आई होप सबको आते हो, क्योंकि उसके बिना आपको मेटल्स नॉन मेटल्स को समझने में भी प्रॉब्लम होगी. तो मैं आपको बताती हूँ. जैसे अगर हम
11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. This is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. ठीक है. Configuration 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसमें जिस भी मेटल के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उनको लूज कर दे तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज? इनिशियली atomic number of sodium is 11, so it has 11 electrons and 11 protons. जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ओवरऑल सोडियम पे कोई चार्ज नहीं होता. मगर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, देन इट इज लेफ्ट विद 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज +1, क्योंकि आपके प्रोटॉन सेम रहेंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब अगर कोई लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो जैसे इसमें 1, 2, 3 वाले, इन पे लूज करने पे Na पे +1, Mg2 लूज करेगा तो +2, Al3 लूज करेगा तो +3. अब ये लूज करने वाले जो हैं ये होंगे मेटल्स. तो जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा, तो अगर आपको ये एटॉमिक नंबर्स आते हैं, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो, तो यू शुड नो कि जिसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे हम बता कर सकते हैं कि कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है और कौन नॉन मेटल है. ठीक है, जैसे ये 4 वाला है, अब इसके लिए ना 4 गेन कर पाना इजी है, ना इसके लिए 4 लूज कर पाना इजी है. तो ये थोड़ा दोनों की, ये अगर कहीं पर लूज करने की कोशिश करेगा तो थोड़ी मेटालिक प्रॉपर्टीज, और अगर गेन करने की कोशिश करेगा तो थोड़ी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी. इसीलिए इस तरह के एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं. फिर फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके लास्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब सबको ये होता है कि हमारी लास्ट शेल में या तो लूज करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं या गेन करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. तो फॉस्फोरस को अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो तो उसको मुश्किल होती है. इट रादर प्रेफर्स गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो 3 गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस पे आ जाएगा 3 नेगेटिव चार्ज. वैसे ही सल्फर will gain 2 electrons and it will carry 2 negative charge. Similarly, chlorine will gain 1 electron and it will carry +1 charge. और ये जो argon है, this already has 8 इलेक्ट्रॉन दैट्स लास्ट शेल, तो वो ऑलरेडी फुल है और स्टेबल है, तो उसको कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो जो गेन कर रहा है वो नॉन मेटल है, जो लूज कर रहा है वो मेटल है, और जो शेयर कर रहा है या अकॉर्डिंगली जिसके साथ भी वो शेयर कर रहा है उसके चार्ज के अकॉर्डिंग इस पे +1 या +4 या -4 आता है, वो शेयरिंग का कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा. और ये जो मेटल और नॉन मेटल है ये दोनों मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, और ये जो शेयर करने वाला है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो सबसे जो इजी और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड का, जैसे आप NaCl करते हो. ठीक है, तो NaCl में क्या है, आप पहले सोडियम लोगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बन जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन
एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब इन्होंने ये क्यों किया वो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि सोडियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इट वाज इजी फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 थे, तो कंप्लीट करने के लिए इट वाज इजी फॉर इट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है दिस इज कॉल्ड केटायन, एंड ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन और केटायन और एनायन दोनों मिलकर बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, hope you know this. If you don't, please write down those things which you think that it's good to know, easy to understand things, because ऐसा नहीं कि आपको ऐसा सा कुछ पूछा जाए, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है you will not get confused between metals and non-metals. You can easily tell जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज मेटल, जो भी गेन करता है नॉन मेटल। ठीक है, और जो शेयर कर रहा है वो कोवलेंट कंपाउंड है, मेटलॉइड कैटेगरी का है। केटायन और एनायन, मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। Metals combine with oxygen to form basic oxide। जो भी मेटल है, जैसे आप मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg पे 2 पॉजिटिव होता है और O पे 2 नेगेटिव, तो MgO इसका फॉर्मूला बनेगा। और फिर हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो ये मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो आपने करना है कि जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड्स कैसी होती हैं नेचर में, दे आर बेसिक इन नेचर। और अगर आप किसी भी मेटल की बेसिक ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हो, जैसे सोडियम की ऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया है, ये आपको देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वो भी है बेस इन नेचर। ठीक है, 2 NaOH ये बना देगा। तो आपको मेटल और उसके कंपाउंड का ध्यान रखना है। मेटल को ऑक्सीडाइज करोगे, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगी नेचर में, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो भी बेसिक है नेचर में। अब अगर नॉन मेटल के लिए कंपैरिजन करते हो इसी में, तो साथ में ही मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल अगर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड बनेगी वो एसिडिक होगी नेचर में। जैसे हमने कहा था कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो उसकी ऑक्साइड कैसी होगी नेचर में, एसिडिक। ठीक है, C+O2 gives CO2, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक है नेचर में। और अगर आप इसी नॉन मेटल की ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हो, जैसे यहाँ पर आपने मेटल की ऑक्साइड में वाटर ऐड किया था तो बेस मिला था, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड में वाटर ऐड करने पे एसिड मिलता है H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में आपको मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पुट किया होता है वाटर में और वो बन जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड। डिफरेंस के फॉर्म में आप इजीली उसको कर सकते हो। डन, ओके। देन इज ऑक्सीडेशन, कि मेटल की ऑक्सीडेशन कैसे होती है।
तो मेटल में आपको पता है जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव है दे कैन इजीली कैच फायर। तो अगर हम उसको उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें उसे केरोसिन में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of their oxides, so no further oxidation takes place. ये जो है इनके बाहर एक लेयर बन जाती है मेटल्स के बाहर, जिस लेयर की फॉर्मेशन से उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है कि वो आगे और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कौन कौन है ये वाले एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। और जो कॉपर है, कॉपर को अगर आप हीट करते हो तो ये कलर याद रखना है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड आपको मिलेगा, ठीक है। ये ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनती है, कलर भी याद रखना है, कंपाउंड भी याद रखना है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। हमारी जो ज्वेलरी होती है जनरली गोल्ड या सिल्वर की होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो उसकी जो शाइन है वो खराब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे कॉपर है वो थोड़ा सा, वैसे सिल्वर भी थोड़ा सा ब्लैक पड़ जाता है, पर गोल्ड के ऊपर कोई लेयर नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन कॉपर या फिर जो आर्टिफिशियल वो होते हैं उन पे, जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, उनको अनरिएक्टिव भी बनाना और शाइनी भी बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ हर मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी है, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गया, ये वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है ना, सो दे रिएक्ट वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। और क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जिससे आपको अगर आप मैच स्टिक वहां लाओगे तो पॉप साउंड से डिटेक्शन होती है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज की है। अगर मैग्नीशियम है तो उसको कैसा चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, ठीक है। वो भी सेम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। लेकिन अगर उससे भी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं तो दे रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है। रिएक्शन सेम ही है कि सबकी ऑक्साइड्स बनेंगी उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज अबाउट रिएक्शन विद वाटर। और नॉन मेटल्स तो करते ही नहीं है, ये सारे मेटल्स का हो गया ना, नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सीधी सी बात, नॉन मेटल्स डू नॉट react with water. ठीक है। पहले मैं आपको टाइम देती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज करने के लिए। वन वर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, फटाफट पहले वो कर लो। असाइनमेंट्स मिल गई ना सबको? आई गिव यू 10 मिनट्स, फटाफट देखो क्वेश्चंस। और बाकी जिन्होंने ये नोट डाउन करना है कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज।
How many of you have finished first 15 questions? Raise your hands. We're finished. Still doing? Done, beta? Chalo, let's discuss. Okay, the first question is, name one metal which is so soft that it can be cut with a knife. What is that metal? Potassium and sodium. Okay. Name the metal which is best conductor of heat and electricity. Silver and copper. Okay. What is meant by saying metal are malleable and ductile? Can be converted into thin sheets and also it can be converted into thin wires. Okay. Which metal foil is used for packing of some of the medicine tablets? Aluminium.
Aluminium. Which property of copper and aluminium makes them suitable for making electric wires? Ductility. Which property of copper and aluminium makes them suitable for making cooking utensils? Conductance, उसकी conductivity की वजह से ही. Okay, next. Metals are said to be shiny. Why do metals generally appear to be dull? How can their brightness be restored? They are dull because of the formation of oxide layer. और सैंड पेपर से अगर आप उसको रब करोगे वो लेयर रिमूव हो जाएगी and you'll get back the shiny metal. ठीक है? So they are dull because of formation of layer of oxides on them and can be removed using sandpaper. Next, name a non-metal which conducts electricity. Graphite. Name a non-metal having luster. Iodine. Name a non-metal which is extremely hard. Diamond. Diamond. Name a non-metal having very high melting point. Diamond. Then is which property of graphite is utilized in making electrodes? Electrical conductivity. Conductivity of electricity. Name two non-metals which are both brittle and non-ductile. Sulfur and phosphorus. Write down sulfur and phosphorus. Name two physical properties, each of sodium and carbon, in which their behavior is not as expected from their classification as metal and non-metal respectively. Tell me. कार्बन का तो अभी आपने पढ़ा. बोलो. Any physical property of sodium which according to the classification of metal is not suitable for it. Well, that is not shown by it. कार्बन की तो बता सकते हो. जो मेटल्स है जैसे सोडियम पोटेशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है. जैसे हमने मेलिएबल और डक्टाइल ये प्रॉपर्टीज की बाकी मेटल्स की. इज सोडियम मेलिएबल एंड डक्टाइल? नो, इट इज नॉट. सोडियम इज नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल. तो बाकी जो हमने क्लासिफिकेशन की मेटल्स की, सोडियम वैसे बिहेव नहीं करता है. और कार्बन नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल्स जो है वो हम बोलते हैं कि दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन कार्बन में जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर है और जो डायमंड है वो नॉन कंडक्टर है. तो कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म है दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो नॉन मेटल्स को तो हमने बोला कि ऐसा नहीं. और दूसरी बात अगर आप ये बोलो, जैसे हमने बोला कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, लेकिन डायमंड तो इतना शाइन करता है, तो वो भी एक एक्सेप्शन हो गई. ठीक है. तो ग्रेफाइट का कंडक्ट करना इज एन एक्सेप्शन और डायमंड का शाइन करना इज एन एक्सेप्शन, जो कि एक नॉन मेटल्स का जनरली बिहेवियर नहीं होता है. और सोडियम का मेलिएबल और डक्टाइल ना होना, इट इज ब्रिटल एंड इट इज वेरी सॉफ्ट. उसको वो ऐसे ही बिखर जाता है, वो शीट्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता. बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आप उसको बाहर ऐसे रख भी नहीं सकते हो. दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन. नेक्स्ट, between copper and sodium, which metal is more reactive? Sodium. Why? Why is it so reactive?
because it has just one electron in its last shell. It can easily lose that electron, और वो इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है. जो भी जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. So it just has one electron in its valence shell, and it can easily lose that electron. That is why sodium is highly reactive. रिएक्टिविटी सीरीज आती है आप सबको? ठीक है, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, और यू विल ट्राई डूइंग क्वेश्चंस अप टू 20 आफ्टर दिस. ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे. 16 से 20 तक करो. पीपीपी 2 बजे लेड 2 बजे कह रहा हूँ. मैम आपने लेड 2 टाइम्स लिखा है. क्या लिखा है? लेड 2 टाइम्स. नहीं बेटा, ये पीटी है, वो थोड़ा सा आपको. दिस इज प्लेटिनम. And this is gold. A.
Done. Chalo, let's discuss. So 16th question. Metal and a non-metal that exists in liquid state at which temperature are respectively Mercury and bromine. mercury and bromine. 17th question. Metals X used to make utensils. These utensils lose their luster and become dull after some time due to corrosion. This layer of oxide forms due to corrosion prevents the metal X from further damage. This metal is aluminium. उसके बाहर जो ऑक्साइड बनती है that is Al2O3, right? Next question. Observe the above setup showing testing of conductivity of salt and choose the correct statement. तो एक केस में आपके पास सॉलिड ड्राई सोडियम क्लोराइड है, मतलब ड्राई सॉल्ट दिया है, और दूसरे केस में आपने एक्वस सोल्यूशन लिया. एक्वस सोल्यूशन मींस उसको वाटर में डिसॉल्व किया है. तो आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन सा बल्ब ग्लो कर रहा है? जेड भी ओके, जेड में मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है. तो एक्स वाई जेड में से कौन कंडक्ट नहीं करेगा? इलेक्ट्रिसिटी X. करेगा. और क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसकी आयंस डिसोसिएटेड नहीं है. देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, ठीक है. एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स हो गए मेटल, जैसे कॉपर की वायर है. अब उसका तो हम सोल्यूशन नहीं बनाते ना, ठीक है, वो मेटालिक कंडक्टर है. लेकिन जैसे हमने बात की थी कि सोडियम बाकी मेटल्स के जैसा नहीं है, वो मेलेबल डक्टाइल, उसकी वायर, उसकी शीट ऐसे नहीं बन सकती है. लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसकी लास्ट शेल में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत रिएक्टिव है और वो फटाफट Na पॉजिटिव आयन बना सकता है. उसके सॉल्ट्स बनते हैं जो मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो NaCl जैसे सॉल्ट बनाते हैं. और उस सॉल्ट में अगर आप वाटर डिसॉल्व करो तो वो आयंस जब भी मूव करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. और ऐसे कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से आप पास करते हो और वो आयंस मूव करेंगी, वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है. उनको आपको एक्वस सोल्यूशन में लेना पड़ता है या मॉल्टन फॉर्म में लेना पड़ता है, ताकि वो अपने आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो और मूव भी कर सके. NaCl में Na पॉजिटिव आयन है, लेकिन जो ड्राई NaCl है उसमें वो मूव नहीं कर सकता. सॉलिड है ना, अपनी जगह पे ही रहेगा. अगर मूव नहीं करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी. अब जैसे कॉपर की भी, अगर मैं क्या आपको कॉपर की वायर दे दूं तो आपको करंट लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट चाहिए होती है. एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स को लाइन में लगा के मूव कराओ, तब करंट लगता है. जैसे कभी करंट लगे तो एकदम ऐसा लगता है ना कि कुछ पास कर गया, तो वो क्या पास करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है. तो वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट से करंट पास होता है. सिर्फ कॉपर की वायर पकड़ने से करंट नहीं लगेगा. वैसे ही यहाँ पर सोडियम NaCl की क्रिस्टल, नमक का दाना लोगे तब नहीं आपको करंट लगेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप उसी नमक को पानी में डिसॉल्व करके उसको आयंस में कन्वर्ट कर दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करो और फिर अपनी उंगली डाल के देखना, फिर पता चलेगा कि करंट लगा, ठीक है.
तो ये दो तरह के कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक कंडक्टर। तो इसमें मॉल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो Y और Z वाले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अलॉय? बोलो, अलॉय क्या होता है? अलॉय बनता है बेटा या तो दो मेटल के कॉम्बिनेशन से, या एक मेटल और एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। अब अलॉय उन्हीं चीजों का बनता है जिनका सेम सा साइज हो। जैसे अगर आपने सुना हो गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, तो गोल्ड वैसे जो प्योर गोल्ड है उसको कैरेट्स में हम यूज करते हैं, उसकी प्योरिटी को जज करते हैं, दैट इज 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। लेकिन जो ज्वेलरी है वो 24 कैरेट की नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो जल्दी टूट जाएंगे। फिर जैसे मेरे पास एक बैंगल्स है, वो 23 कैरेट की है, लेकिन फिर वो मुड़ जाती है, तो मैं उसको नहीं पहनती हूँ। तो लेकिन अगर 18 कैरेट की हो तो फिर वो स्ट्रांग रहेंगी। ठीक है। तो अब 18 कैरेट का अगर मुझे गोल्ड बनाना है, तो बाकी कहाँ गए? 19, 20, 21, 22, 20, 24, वो कहाँ गए? वो गोल्ड के कुछ एटम्स हटा के अगर मैं इसमें कॉपर फिट कर दूं तो ये अलॉय बन जाएगा। पर इन दोनों का साइज क्योंकि सिमिलर है, तो ये सिमिलर साइज इजीली मिक्स हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे अच्छा इधर इधर कॉपर है, इधर इधर गोल्ड है, ऐसा नहीं ना, अनइवन नहीं होना चाहिए। वो पूरा अच्छे से होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए, ताकि वो बैंगल एक जैसी दिखे। नहीं तो कहीं गोल्ड ज्यादा कहीं कॉपर ज्यादा, तो उसमें वो शेड्स दिखेंगी। तो अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो हर जगह आपको सेम ही दिखेगा। कोई भी अगर आपने कोई जैसे कुछ पाइप्स वगैरह होती हैं, आपने कर्टन वाली पाइप देखी होंगी, ठीक है, तो वो 100% आयरन की भी नहीं होती है। आयरन की पाइप लोगे तो वो रस्ट कर जाती है, तो उस पे भी हम अलॉइंग या फिर जिंक की कोटिंग ऐसे कुछ करते हैं। अदरवाइज अलॉय की बनाई जाती है, ठीक है, ताकि वो रस्ट भी ना करे। और अलॉय जब बनाओगे तो होमोजीनियसली वो मिक्स होगा, तो एक जैसी दिखेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि कहीं आयरन का पैच है, कहीं अगर निकल का पैच है, क्योंकि निक्रोम ज्यादातर निकल और क्रोमियम को यूज किया जाता है। ठीक है। तो अलॉयज के लिए हमेशा सिमिलर साइज के एटम्स यूज किए जाते हैं मिक्स करने के लिए, और होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है। तो 19th का भी ऑप्शन है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और अ मेटल और नॉन मेटल। Come to 20th question. It says, अच्छा इसमें तो और भी ऑप्शन है, इसमें तो पूरा क्वेश्चन कुछ है। Which of the following statement is true about alloy? Okay, बाकी it is prepared by adding two metals at room temperature, नहीं। Alloy is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in definite proportion. Okay, तो इसमें तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड भी और फोर्थ भी, तो इसका सी आंसर आ जाएगा बेटा। आई डिडंट सी द ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट मेटल एंड अलॉय फॉर्म्ड। ओके, कॉपर लिया है, कॉपर में इन्होंने कुछ ऐड किया है एक्स एलिमेंट जिससे ब्रॉन्ज बना है, और फिर इसमें ऐड किया है लेड, और उससे ओके लेट मी सी क्या क्या बना है। ये है आपके पास कॉपर, कॉपर में आप डालोगे टिन तो ब्रॉन्ज बनेगा, और कॉपर में अगर आप डालोगे जिंक तो ब्रास बनेगा। ये Z हो गया आपका, ये Y हो गया, और उसके बाद टिन में आपने डाला है लेड, तो ये सोल्डर बनेगा। सोल्डरिंग वाला अलॉय, जो तारे जिससे जोड़ते हैं उसको सोल्डर बोलते हैं, तो ये W बनेगा। ठीक है,
सो आपकी ए ऑप्शन आ जाएगी बेटा। चलो अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करो फटाफट से। डन। चलो बेटा लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आउट ऑफ 3 metals P, Q, R,
3 मेटल्स है आपके पास, P, Q, R. P is less reactive than Q, and R is more reactive than P and Q. दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है तो R तो टॉप पे आ जाएगा, और Q से लेस रिएक्टिव है then Q then P. Is this your answer? Yes. चलो नेक्स्ट करते हैं. Next is, would you observe when what would you observe when zinc is added to a solution of ferrous sulfate, FeSO4? Write the chemical reaction that takes place. हाँ जी, क्या बनेगा? Zinc plus FeSO4 will give you Sulfate plus iron. Plus iron. और ये ऐसा क्यों कर सका? Which is more reactive, zinc or iron? Zinc. Is more reactive, so it can displace iron from the solution. Next question. A copper plate was dipped in silver nitrate. Copper plate है और silver nitrate. After certain time, silver from the solution was deposited on copper plate. Suggest the reason why it happened. Give chemical equation. बोलो. ये रिएक्शन बनेगा कॉपर का नाइट्रेट प्लस सिल्वर. So you tell me, after some time, what you were saying? After certain time, silver from the solution was deposited on the copper plate. तो ये जो सिल्वर बनेगा ये कॉपर की प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आप ये रिएक्शन देखोगे, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो सिल्वर कहाँ जाएगा? उसी प्लेट पे डिपॉजिट होता जाएगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए, यू कैन एक्सप्लेन दैट द सिल्वर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन starts getting deposited on the plate. Come to next question. It says zinc oxide, magnesium oxide, and copper oxide are heated by turn with zinc. Okay, these are heated with zinc, magnesium, and copper metals. Zinc, magnesium, copper. Zinc, magnesium, copper. Zinc, magnesium, copper. Now you have to tell which case will you find displacement reaction. इनमें से कौन से वाले केस में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा? ZnO, जिंक से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो ये जिंक ही हो गया, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम सीरीज आपको पता होना चाहिए. तो अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम अपनी ऑक्साइड बना देगा और जिंक को डिस्प्लेस कर देगा. MgO में ये तो मैग्नीशियम ही हो गया. जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Mg में, Mg से. मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक या कॉपर डालोगे तो कौन डिस्प्लेस कर सकता है? कोई भी नहीं. ठीक है, बिकॉज ज्यादा रिएक्टिव चाहिए आपको, लेस रिएक्टिव नहीं. ठीक है, और नेक्स्ट, अगर कॉपर में, कॉपर की ऑक्साइड में जिंक डालोगे या मैग्नीशियम डालोगे, कौन इसको रिप्लेस कर सकता है? बोथ. ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर. ये रिएक्शंस आपको देने हैं. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस सारा रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है. Come to next question. It says a zinc plate was kept in a glass container having copper sulfate solution. You have zinc plate and that is kept in a copper sulfate solution.
On examining, it was found that blue color of the solution is getting lighter. ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, तो कहता धीरे धीरे ये कलर डल हो रहा है, लाइटर हो रहा है. After a few days, when the zinc plate was taken out of solution, a number of small holes were noticed in it. State the reason and give the chemical equation. The chemical equation बनाते पहले क्या होगा, ZnSO4 कॉपर बनेगा. ठीक है, और रिजल्ट क्या दिखेगा आपको, स्मॉल होल्स क्यों बनेंगे जिंक में, zinc plate was taken out and a number of small holes were noticed. क्यों, क्योंकि जो ये जिंक की प्लेट है इसमें से ये सल्फेट के साथ कंबाइन करने के लिए जिंक निकलता रहेगा, ये निकला हुआ जिंक जिंक सल्फेट बनाएगा. ठीक है, और कॉपर आके इस पे डिपॉजिट होता रहेगा. लेकिन यहाँ से जो जिंक की प्लेट थी वहां से तो जिंक एटम्स निकलेंगे ना ZnSO4 बनाने के लिए, इसीलिए उसमें होल्स हो जाएंगे. The zinc atoms from the zinc plate come out as Zn2 positive ions to form zinc sulfate. As a result, there are holes are obtained on the zinc plate. ठीक है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट भी है, सिक्स्थ क्वेश्चन, in which you said that this when a zinc plate is dipped in ferrous sulfate solution for some time, it is observed that pale green color of the solution disappears. Ferrous sulfate green color का होता है, जैसे copper sulfate blue का है, तो ferrous sulfate green color का होता है. कलर्स आपको याद करने हैं. ठीक है, and what is observation, वही कि यहाँ पर ZnSO4 बनेगा, आयरन डिपॉजिट होता रहेगा और जिंक वाली प्लेट में आपके पास होल्स ऑब्जर्व करोगे आप. और केमिकल रिएक्शन ये हो गया, Zn plus FeSO4 gives ZnSO4 plus Fe. फिर नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन में भी सिमिलर आपके पास है, that you have a pale green solution of ferrous sulfate, FeSO4 है आपके पास, pale green color, and that was taken in 4 separate test tubes marked 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Pieces of copper, zinc, aluminium. अच्छा, इकट्ठे सारे डालना है. Copper, zinc, aluminium were dropped in test tubes 2, 3, and 4 respectively. In which case the color of ferrous sulfate will match the color of the test tube. 1 पे क्या है, pale green separate marked 1, 2, 3, 4. Pieces of copper zinc were dropped in, ये हमने डाला सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर हमारे पास है सबके अंदर फेरस सल्फेट. In which cases the color of ferrous sulfate solution will match with the color of test tube 1. Okay, यहाँ पर था आपके पास फेरस सल्फेट और ये पेल ब्लू पेल ग्रीन कलर का है. ठीक है, अब अगर फेरस सल्फेट में ये तीनों मेटल्स आप डालोगे, कौन सा मेटल फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक एंड एल्यूमिनियम. जिंक एंड एल्यूमिनियम, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब आप इसमें ओके, जिंक एंड एल्यूमिनियम कॉपर के साथ नहीं, कौन से वाले में, सब में डाला था. पीसेस ऑफ कॉपर जिंक पर ड्रॉप्ड इन टेस्ट ट्यूब. अच्छा, अलग अलग से हैं. यहाँ पर कॉपर है,
ये है आपके पास 1 2 3 4, इसमें सिंपल फेरस सल्फेट है और इसमें उसने कॉपर जिंक एंड एल्यूमिनियम पुट किया है। तो यू सेड कौन सा सोल्यूशन उसके साथ रिएक्ट करेगा? जिंक एंड एल्यूमिनियम। Yes. तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में कलर सेम रहेगा? टू, क्योंकि कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक भी कर जाएगा, एल्यूमिनियम भी कर जाएगा। ये जैसा फर्स्ट ट्यूब में तो कुछ डाला ही नहीं था, तो फर्स्ट ट्यूब जैसा कौन सी टेस्ट ट्यूब रहेगी? सेकेंड वाली, कॉपर वाली, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो इट वोंट रिएक्ट एंड रिमेन द सेम। चलो नेक्स्ट 10 तक देखो क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस।
मैम आर नेक्स्ट स्टार्टेड 10:30 तक नहीं है? नो मैम नो 10:20 तक है बाय मैम Okay, bye. I thought it's still 10:30. Bye. Take care.